पिछला वाला टॉपिक में हम पढ़े थे कि आरओआर कैसे निकालते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे निकालते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे निकालते हैं, नॉन रेसिडेंट कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ लिए। अब आते हैं कि कौन सा इनकम है जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इंक्लूड करेंगे, कौन सा इनकम को रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सा इनकम को इंक्लूड करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे एनओआर में, आरओआर में एंड नॉन रेसिडेंट में। ये इसी यही ये पार्ट में यही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम आरओआर के केस में। कि आरओआर के केस में कौन सा इनकम को इंक्लूड करेंगे, कौन सा इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको अब टोटल इनकम में मेनली यही बताता है कि कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, यानी इनकम कौन सा इनकम को कौन सा पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे और कौन सा इनकम को डिफरेंट पर्सन में इंक्लूड करेंगे, यही मेनली चीज बताता है। अब जैसे हम कोई इनकम कमाए इंडिया में, ठीक है, और कोई कमाते हैं हम इंडिया से बाहर यानी आउटसाइड इंडिया में। कोई रिसीव्ड होता है मेरा इंडिया में, कोई इनकम रिसीव्ड होता है मेरा इंडिया से बाहर। तो ये सिचुएशन आ जाता है कि कौन सा इनकम जो ये इतना इनकम कमाए, एक इनकम कमाए हम इंडिया में और एक इनकम कमाए इंडिया से बाहर, एक मेरा रिसीव्ड हुआ इंडिया में और एक हुआ मेरा रिसीव्ड हुआ इंडिया से बाहर। तो ये सिचुएशन आ जाता है कि कौन सा इनकम को हम इंक्लूड करेंगे और कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये आता है कि कौन सा जो इनकम कमाए किस किस सिचुएशन में मेरा इंक्लूड होगा और किस सिचुएशन में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब आरओआर के केस में होगा, एनओआर के केस में होगा, या एनओआर नॉन रेसिडेंट में होगा। मतलब ये तीनों तीन तरीका का एक पर्सन हुआ, ठीक है। आरओआर एक पर्सन हुआ, और जब रेसिडेंट होगा तो चाहे वो आरओआर होगा या फिर एनओआर होगा, ठीक है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। मेनली यही तीन पर्सन होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम आरओआर में कि आरओआर में कौन कौन सा इनकम इंक्लूड होगा और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। आरओआर के केस में मेनली क्या होता है, सभी तरह का इनकम को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो इनकम इंडिया में एक्रू एराइज हो, मतलब यानी इंडिया में कमाए हैं, इंडिया में उसका सर्विस दिए हैं, चाहे वो इंडिया के बाहर से कमाए हैं या बाहर इंडिया के बाहर सर्विस दिए हैं, चाहे वो इंडिया में मेरा रिसीव्ड हुआ हो, चाहे वो इंडिया से बाहर रिसीव्ड हुआ हो मेरा, यानी सभी प्रकार के जो इनकम होते हैं आरओआर के केस में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। स- तो आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इनकम एक्रू एराइज इन इंडिया और ड्रीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। तो इससे पहले हम एक पॉइंट बताते हैं, ये इनकम एक्रू एराइज इन इंडिया क्या होता है, ड्रीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है, ड्रीम टू रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है। ये अभी आगे हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले अभी हम आपको ये बताएंगे कि सिर्फ ये पढ़िए कि कौन सा इनकम को इंक्लूड करेंगे, कौन सा इंक्लूड नहीं करेंगे तीनों सिचुएशन में। हाँ, बस यही, और ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आगे एक एक करके अच्छी तरीका से समझाएंगे, ठीक। तो आरओआर आरओआर पर रहे थे, आरओआर के सबसे पहला पॉइंट है अगर इनकम एक्रू एराइज इंडिया हो या डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया हो, चाहे वो रिसीव्ड इंडिया में हो या ना हो, हम उस आरओआर के केस में इंक्लूड कर लेंगे। जब आरओआर का केस आएगा तो एक चीज याद रखना है कि आरओआर के केस में लगभग पूरा इनकम मेरा इंक्लूड हो जाता है। ये मेन पॉइंट है आरओआर के केस में। अगर वो इनकम इंक्लूड नहीं होता है जो अगर एग्जम्प्टेड हो मेरा, जिसमें अगर डिडक्शन मिल रहा हो, एग्जम्प्टेड इनकम तो मेरा एग्जम्प्टेड हुआ तो वो मेरा इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा। एग्जम्प्ट को हम पहले ही माइनस कर देते हैं, इसलिए यानी आरओआर के केस में लगभग मेरा पूरा इनकम इंक्लूड हो जाता है, ओनली एग्जम्प्टेड को छोड़ करके, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन आता है एनओआर, ठीक है। एनओआर में भी सिचुएशन, दो सिचुएशन सेम है। और तीसरा सिचुएशन क्या था, इनकम एक्रू एराइज एब्रोड एंड रिसीव्ड एब्रोड, मतलब यानी इनकम हम मेरा एक्रू एराइज भी हुआ है एब्रोड में और रिसीव भी एब्रोड में हुआ है। हाँ, तो उस आरओआर के केस में तीनों सिचुएशन में मेरा इनकम इंक्लूड हो जाता था, लेकिन एनओआर के केस में तीनों सिचुएशन में इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहला सिचुएशन था इनकम एक्रू एराइज इन इंडिया और ड्रीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया, यानी इस सिचुएशन में
मेरा इनकम तीनों केस में, चाहे वो आर हो, एनओआर हो, एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट हो, तीनों सिचुएशन में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, और अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो या रिसीव्ड डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो, एनओआर को केस में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, लेकिन तीसरा क्या पॉइंट था, इनकम एक्रू एराइज एब्रोड एंड रिसीव्ड एब्रोड। ठीक है, यानी एक्रू एराइज भी एब्रोड में हो रहा है और रिसीव्ड भी एब्रोड में हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आरओआर के केस में ये होगा, इंक्लूड होगा, एनओआर के केस में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन एनओआर के केस में दो एडिशनल पॉइंट है, जिस एडिशनल कंडीशन है जहाँ पे इनकम तो एक्रू एराइज हुआ है आउटसाइड इंडिया में, हाँ यानी एब्रोड में, लेकिन फिर भी वो एनओआर के केस में इंक्लूड करेंगे। तब कब, जब इनकम कैरीड ऑन आउटसाइड इंडिया तो हो लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो। मतलब कोई भी कोई भी बिजनेस है हम सेटअप किए हैं, मान लीजिए हांगकांग में, मान लीजिए हम किए हैं मलेशिया में, मान लीजिए हम कर लिए सिंगापुर में किया, लेकिन उसका जो कंट्रोल कर रहे हैं हम इंडिया से, हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं, कितना मैनेजमेंट हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, फाइनेंस का हुआ, कुछ भी हुआ, मैनेजमेंट कर रहे हैं इंडिया से, तो ये हम मान लेंगे कि इंडिया से मेरा एक ये हुआ, इनकम एक्रू एराइज इंडिया से हो रहा है। हाँ, तो उस सिचुएशन में एनओआर के केस में अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो एनओआर के केस में ये हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। आरओआर के केस में तो होगा ही, एनओआर के केस में भी हो जाएगा, लेकिन एनआर के केस में नहीं होगा। और एनओआर का और एक एडिशनल पॉइंट था कि अगर प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन वो जो प्रोफेशन है वो इनिशियली सेटअप हुआ था इंडिया में। ठीक है, अगर वो सेटअप इंडिया में हुआ था इनिशियली, उसके बाद हम उस प्रोफेशन को आउटसाइड इंडिया ले गए हैं, तो एनओआर के केस में वो इंक्लूड हो जाएगा। अब लास्ट बचा नॉन रेसिडेंट का, कि नॉन रेसिडेंट में कौन सा इनकम इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो तीन सिचुएशन था जिसमें कि आरओआर के केस में पूरा का पूरा ये हो रहा था, इंक्लूड हो रहा था, एनओआर में पूरा नहीं हो रहा था, एक दो पॉइंट तो हो रहा था, लेकिन तीसरा पॉइंट में कुछ ये था, एक्सेप्शनल था, जहाँ पे हो रहा था, 11 नहीं हो रहा था। लेकिन एनआर के केस में क्या है, दो ही सिचुएशन है जिसमें हम इनकम को इंक्लूड करेंगे, अगर वो इनकम मेरा एक्रू एराइज हो इंडिया में या ड्यू टू एक्रू एराइज इन इंडिया में हो। ठीक है, या फिर वो इनकम मेरा रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, या फिर ड्यू टू रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एनआर के केस में मान लेंगे कि यानी इंक्लूड कर लेंगे एनआर के केस में। ये हो गया तीनों का ये मेन डिफरेंस, कि आरओआर के में कौन सा हम इनकम इंक्लूड करेंगे, एनओआर में कौन सा करेंगे, और नॉन रेसिडेंट में कौन सा करेंगे। ठीक है, एनआर में, ये तीनों में ये मेनली डिफरेंस हुआ। मेनली ये याद रखना है कि आरओआर में लगभग सभी प्रकार के इनकम को इंक्लूड करते हैं, एनओआर में नहीं करते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शनल पॉइंट है जहाँ पे आरओआर में करते हैं और एनआर में भी करते हैं, एनओआर में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन एनआर में नहीं करते हैं। वो एक्सेप्शनल पॉइंट था एनओआर के लिए, कि अगर बिजनेस मेरा आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन कंट्रोल मेरा इंडिया से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। और दूसरा पॉइंट था कि प्रोफेशन है वो कैरिड तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन इनिशियली उसका सेटअप इंडिया में हुआ था। ठीक है, ये हो गया मेरा तीनों में मेनली, कि कौन सा इनकम इंक्लूड करेंगे और नहीं करेंगे। अब एक एक कर समझते हैं कौन सा एक्रू एराइज इन इंडिया है और डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया है। ठीक है, कौन सा रिसीव्ड इन इंडिया है और कौन सा डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है। सबसे पहले आते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, एज पर सेक्शन 9 कौन सा इनकम को एक्रू डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, सबसे पहला आते हैं सैलरी के सिचुएशन में। सैलरी के सिचुएशन में कब हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे, जब सैलरी कोई भी पर्सन हो जो सर्विस इंडिया में देता हो, ठीक है, तो उसको उस सिचुएशन में हम ड्रीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। ठीक है, मतलब यानी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट हो या ना हो, वो अगर इंडिया में काम इंडिया में काम दे रहा है, मतलब इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो इस सिचुएशन में मान लेंगे कि ये सैलरी ड्रीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया है। ठीक है, एज पर सेक्शन 9। एंड दूसरा सिचुएशन है प्रॉपर्टी इनकम।
प्रॉपर्टी इनकम, मान लीजिए मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग अगर मेरा सिचुएटेड इन इंडिया इंडिया हो, तो इस सिचुएशन में हम ये मान लेंगे कि ये मेरा प्रॉपर्टी जो है इंडिया का है, और जब इसको हम बेचेंगे तो इनकम ड्यू टू एक्रू एराइज इन इंडिया माना जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो इंडिया में सिचुएटेड हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम इंडिया ये मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी इंडिया का है, ठीक है, या इंडिया में रखा हुआ हो, तो इंडिया का मान लेंगे। जब उसको बेचेंगे उससे हमको कोई भी इनकम आएगा, ठीक है, तो वो ड्यू टू एक्रू एराइज इन इंडिया माना जाएगा इस पर सेक्शन 9 के हिसाब से, ठीक है। अगर अब तीसरा सिचुएशन है ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। मान लीजिए कोई भी शेयर हो, शेयर मेरा कैपिटल एसेट हो सकता है। अब कोई मेरा ये हो गया, मान लीजिए एक कार है, वो कार मेरा क्या है, कैपिटल एसेट हो सकता है। कोई भी ये हुआ, जैसे मशीनरी हुआ, कोई भी यानी कैपिटल एसेट है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें मेरा क्या कैपिटल गेन आता है, ठीक है। कैपिटल गेन आने के आता है, तो उसको हम कब डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया मानेंगे, जब वो कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड हो, ठीक है। अगर वो इंडिया में सिचुएटेड हो, तो उस कैपिटल एसेट को हम डीम टू एग्रो एराइज इन इंडिया मान लेंगे। जब उस कैपिटल एसेट को हम ट्रांसफर करेंगे, तो उससे मेरा कोई भी कैपिटल गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा तो उस कैपिटल गेन को मान लेंगे कि डीम टू एग्रो एराइज इन इंडिया है, ठीक। और चौथा पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर उसका कनेक्शन मेरा इंडिया से हो, ठीक है, इंडिया से हो, तो उस बिजनेस को हम, उस बिजनेस से जो भी इनकम आएगा, उस बिजनेस को के इनकम को हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया चौथा पॉइंट। अब आता है पांचवा पॉइंट इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट किस सिचुएशन में इंटरेस्ट को हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे। तो पहला सिचुएशन है, अगर लोन है, हाँ, लोन अगर यूज कर रहा है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट को यूज कर रहा, तो ये ऑब्वियसली है कि इंडिया में यूज हो रहा है, ठीक है। इंडिया में यूज हो रहा है, तो उसको ऑलवेज डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया माना जाएगा। और इससे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम मेरा इनकम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला सिचुएशन, इनकम अगर यूज कर रहा है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट। और दूसरा है, अब लोन अगर कोई भी पर्सन हो, इंडियन रेसिडेंट अगर यूज कर रहा हो, और वो अगर यूज अगर इंडिया में कर रहा हो, तो उसको ऑलवेज ये मान लेंगे डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। बट अगर वो कोई भी बिजनेस प्रोफेशन के लिए, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया में ये कर रहा हो, उसका लोन का यूज कर रहा हो, ठीक है, और तो उस सिचुएशन में उस लोन से जो इनकम आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा मेरा, तो उस इंटरेस्ट को हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, ठीक है। अ, दूसरा पॉइंट क्या था मेरा, कोई भी इंडियन रेसिडेंट अगर लोन यूज कर रहा हो, ठीक है, अगर वो इंडिया में यूज कर रहा हो, तो उसको डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। लेकिन अगर वही रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो लोन लिया है वो यूज इंडिया में नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इंडिया से बाहर कर रहा है कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए, हाँ, तो उस इनकम को हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि अगर लोन यूज कर रहा है कोई नॉन रेसिडेंट, ठीक है, कोई नॉन रेसिडेंट अगर लोन को यूज कर रहा हो, तो कब हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे। तो उस लोन को हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया तभी मानेंगे, अगर वो यूज कर रहा हो किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए इन इंडिया में, ठीक है। कोई भी बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया अगर कर रहा हो नॉन रेसिडेंट, तो उस सिचुएशन में हम उस इसको इंटरेस्ट को, जो लोन दिए हैं उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा, वो इनकम होगा, वो मेरा डीम टू एग्रो एराइज इन इंडिया माना जाएगा। क्या है, डीम टू एग्रो एराइज इन इंडिया तब माना जाएगा इफ लोन इज यूज्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, ठीक। ये हो गया मेरा तीसरा पॉइंट, यानी इंटरेस्ट वाला में इंटरेस्ट मेरा इनकम है, ठीक है। ये इनकम आता है कब, जब हम लोन देते हैं, और वो लोन लोन चाहे गवर्नमेंट ने लिया हो, चाहे इंडियन रेसिडेंट ने लिया हो, या नॉन रेसिडेंट ने लिया हो। तो अगर हम देख लिए एक एक करके कि गवर्नमेंट लेगा, तो वो हमेशा, अगर इंडियन गवर्नमेंट लिया तो वो हमेशा डीम टू एग्रो एराइज इन इंडिया माना जाएगा। और अगर इंडियन रेसिडेंट
लिया है, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो उसको डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। हाँ। और क्या है नॉन रेसिडेंट में, कि नॉन रेसिडेंट में तब इंटरेस्ट का इनकम को डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया माना जाएगा तब जब अगर बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में कैरी डाउन हो रहा हो। हाँ, ये हो गया इंटरेस्ट वाला इनकम है कि कब डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया माना जाएगा। ठीक, यही एक मेन पॉइंट है, इनकम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। यही मेन मेन है जिसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक। अब आते हैं एक लास्ट टॉपिक है जिस फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ठीक है, कोई भी टेक्निकल सर्विस चाहे हम इंडिया में दे रहा हो, ठीक है, इंडिया से बाहर दे रहे हैं, तो कब उसको हम डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया मानेंगे। सबसे पहला है सर्विस यूज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, वैसा ही पहला ही सिचुएशन के जैसा ही है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ये कर रहा हो, कोई भी सर्विस यूज कर रहा हो, ठीक है, टेक्निकल सर्विस, तो उस सर्विस से जो इनकम आएगा मेरा वो डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं, हम मान लीजिए कोई भी टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, आप अगर कोई ये है टेक्निकल सर्विस मैन है, आप कोई भी टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, तो उस हिसाब से उसमें हम मान लेंगे कि ये डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया हो रहा है। यानी सर्विस दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो मतलब यानी मेरा सर्विस रेंडर हो रहा है इंडिया में। तो इस सिचुएशन में मान लेंगे कि ये एक्रू एराइज इन इंडिया हो रहा है। ठीक है, और दूसरा सिचुएशन है अ, यानी यूज्ड बाय इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, यानी कोई भी टेक्निकल सर्विस दे रहा है, कोई भी पर्सन हो चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी पर्सन को मान लेते हैं कि वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, कोई भी सर्विस टेक्निकल सर्विस दे रहा है किसी इंडियन रेसिडेंट को। हाँ, इंडियन रेसिडेंट को दे रहा है तो हम इंडियन रेसिडेंट को दे रहा है तो कब डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मानेंगे, जब वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में सर्विस दे रहा हो, तब इस सिचुएशन में अ, उसको डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। जैसे हम पढ़े इंटरेस्ट के सिचुएशन में कि कोई अगर इंडियन रेसिडेंट है, वो लोन यूज्ड कर रहा है इंडिया में, तो उस सिचुएशन में हम उसको डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लिए। वैसा ही सिचुएशन है अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है इंडियन रेसिडेंट है वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज्ड कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में भी हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। ठीक है, और तीसरा सिचुएशन वैसा ही है, सेम है कि यूज्ड बाय नॉन रेसिडेंट। हाँ, अगर कोई भी टेक्निकल सर्विस हो, अगर वो सर्विस दे रहा हो लेकिन वो सर्विस दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट में, हाँ, लेकिन नॉन रेसिडेंट अगर उस सर्विस को इंडिया में कैरी डाउन कर रहा है, ठीक है, यानी इंडिया उस सर्विस का जो सर्विस ले रहा है वो इंडिया में ले रहा है, तो उस सिचुएशन में हम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। लेकिन वही नॉन रेसिडेंट अगर उस सर्विस को इंडिया से बाहर ले रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उसको डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है, क्या था ये तीसरा पॉइंट, यूज्ड बाय नॉन रेसिडेंट, यानी कोई भी टेक्निकल सर्विस हम दे रहे हैं लेकिन जो लेने वाला है वो नॉन रेसिडेंट है, और वो नॉन रेसिडेंट का सिचुएशन देखेंगे कि वो इंडिया में वो सर्विस ले रहा है कि इंडिया से बाहर ले रहा है। अगर इंडिया में ले रहा है तो उस सिचुएशन में डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। हाँ, और अगर इंडिया से बाहर ले रहा है तो डीम टू एक्रू एराइज नहीं मानेंगे कि इंडिया में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा फुल ऑफ इनकम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया इस पर सेक्शन 9 का। ठीक, अब आते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कौन से इनकम को रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे। एक ये लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर पी है वो सर्विस दे रहा है मालदीव में। ठीक है, हाँ, एंड वो जो सर्विस दे रहा है उसका इनकम जितना भी, चाहे मान लीजिए 50,000 मिल रहा है उसको, 1 लाख मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से, वो रिसीव्ड उसको हो रहा है वहीं पे मालदीव में। ठीक है, मालदीव में अगर रिसीव्ड हो रहा हो तो वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। हाँ, और अगर वही सर्विस दे रहा है वो मालदीव में लेकिन रिसीव्ड हो रहा हो इसको उसको इंडिया में, तब उस सिचुएशन में हम उसको मान लेंगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये सिचुएशन हुआ। और एक सिचुएशन है कि
एक सिचुएशन होता है जब जैसे यहाँ मिस्टर पी है, सर्विस दे रहा है मालदीव में, ठीक है, उसको रुपया भी मिला है मालदीव में, लेकिन उसको क्या करता है, मालदीव में रुपया मिलने के बाद उसको ट्रांसफर कर देता है। हाँ, ट्रांसफर कर देता है, करने के बाद वो इनकम आ जाता है, जो रुपया देता है उसको, वो रुपया आ जाता है इंडिया में, लेकिन उस सिचुएशन में वो उसको हम नहीं मानेंगे कि वो रिसीव्ड इन इंडिया है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर रिसीप्ट ऑफ इनकम रिफर्स टू द फर्स्ट ओकेजन, समझे, ये फर्स्ट ओकेजन का मतलब है, यानी इनकम रिसीव्ड फर्स्ट फर्स्ट बार हमको इनकम रिसीव्ड कहाँ हो रहा है। हम पहला सिचुएशन था कि रिसीव्ड इन मालदीव में हो रहा था, यानी हमको रुपया मालदीव में मिल रहा था, और दूसरा सिचुएशन क्या था, रुपया हमको इंडिया में मिल रहा था, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या है, फर्स्ट ओकेजन क्या था, पहला का सिचुएशन में फर्स्ट ओकेजन था मालदीव, यानी मालदीव में हमको रुपया मिला तो फर्स्ट ओकेजन हो गया मालदीव। एंड दूसरा सिचुएशन क्या था, ये वाला एग्जांपल में कि रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, तो ये फर्स्ट ओकेजन हो गया मेरा इंडिया में, यानी इंडिया में रिसीव्ड हुआ, और फर्स्ट वाला सिचुएशन में था कि मालदीव में मेरा रुपया ये हुआ था, रिसीव्ड हुआ, तो वो हो गया मेरा फर्स्ट ओकेजन। तो क्या करते हैं जनरली, हमको रुपया तो मिला मालदीव में, लेकिन उसके बाद हम ट्रांसमिट कर दिए, हाँ, ट्रांसमिट कर दिए इंडिया में, तो उस सिचुएशन में नहीं मानेंगे कि हमको वो रुपया इंडिया में मिला है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। ये एक इसमें इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया में ये मेन एक सिचुएशन था। हाँ, तो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया में अब आते हैं। तो इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया किसको कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोविडेंट फंड लिए हैं इंडिया में हम, ठीक है, अगर वो प्रोविडेंट फंड इंडिया में लिए हैं एंड अमाउंट उसका जो है, प्रोविडेंट फंड का जितना भी अमाउंट होगा वो अगर क्रेडिट हो गया है मेरा इंडिया में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम मान लेंगे कि वो क्रेडिट ये रिसीव्ड इन इंडिया है, ठीक है, वो मेरा प्रोविडेंट फंड का जो इनकम है वो रिसीव्ड इन इंडिया है। कोई भी प्रोविडेंट फंड जो लिए हैं हम इंडिया में, ठीक है, एंड वो अमाउंट है मेरा क्रेडिट हो गया इंडिया में, तो उस सिचुएशन में हम मान लेंगे कि इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड है उसका अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो ऑलवेज इंडियन, यानी प्रोविडेंट फंड हम इंडिया में लिए हैं तो उससे कोई अगर मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम उसका ट्रीट कर लेंगे कि वो रिसीव्ड इन इंडिया है, ठीक है। अगर वहीं पे है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, क्या होता है कि कोई भी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनी में जब हम काम करेंगे तो एम्प्लॉयर्स ही मेरा कोई कंट्रीब्यूशन करेगा कि रिकॉग्नाइज्ड फंड में, और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, यानी बहुत सब ये होता है, पीएफ फंड लिखा रहता है, उसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स ही कंट्रीब्यूट कर देगा। तो उस सिचुएशन में कौन सा इनकम को हम डीम टू एग्रो अराइज इन इंडिया मानेंगे और कौन सा इनकम को डीम टू एग्रो अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो ये पहला सिचुएशन है, अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक्सेस ऑफ 12%, मतलब 12%, क्यों एक्सेस ऑफ 12%, इसलिए कि 12% तक हमको एग्जम्प्टेड होता है, तो इसलिए उसको इनकम नहीं माना जाता, वो इंक्लूड नहीं होता है। जब इनकम का ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जीटीआई निकालेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसमें 12% तक इंक्लूड नहीं किया जाता है, उससे जितना ज़्यादा रहेगा उसको इंक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा इन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% एंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी मेरा एग्जाम्प्ट है 9.5% तक, उससे ज़्यादा अगर जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो हम डीम टू इनकम डीम टू एक्रो अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। और है एम्प्लॉयज के केस में क्या है कि तब डीम टू एग्रो अराइज इन इंडिया मानेंगे जब, यानी मेनली क्या है कि एम्प्लॉयज के केस में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के केस में हमको पूरा जितना भी एम्प्लॉय ये करता है, कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से, अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से हमको डिडक्शन मिल जाता है, इसलिए उसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर जब एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉयर के केस में हम देख लिए कि अगर 12% से ज़्यादा अगर किया हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एंड इंटरेस्ट अगर उसमें मिल रहा है 9.5
परसेंट से ज़्यादा, तो उस केस में हम इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। ये हो गया मेरा इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू अराइज इन कौन सा को मानेंगे, डीम टू एक्रू अराइज इंडिया और कौन सा को नहीं मानेंगे। ये हो गया हम लोग का आज का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मेन। मेनली यही था कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको कि आरओआर के केस में कौन सा इनकम इंक्लूड होगा, एनओआर के नहीं होगा, और कौन सा नॉन रेसिडेंट में होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यानी आरओआर एनओआर हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में दो सिचुएशन कॉमन है। क्या है, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया हो और डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो। हाँ, तीनों केस में ये वाला सिचुएशन जो है सेम है कि चाहे इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया हो और डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो, तीनों सिचुएशन में इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो आरओआर के केस में हो, एनओआर के केस में हो, या फिर नॉन रेसिडेंट के केस में हो। और दूसरा सिचुएशन क्या था कि अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, तो इस सिचुएशन में ही तीनों सिचुएशन यानी तीनों पर्सन में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन मेन पॉइंट था कि तीसरा वाला कि इनकम एक्रू अराइज एब्रोड है और रिसीव्ड भी एब्रोड में हो रहा, तो किस इसमें सिचुएशन में किस पर्सन के इसमें इंक्लूड करेंगे इस इनकम को। तो इस इनकम को सिर्फ एक ही पर्सन के इसमें इंक्लूड करेंगे, कौन है, आरओआर के केस में। एनओआर के केस में करते हैं, बेसिकली नहीं करते हैं, लेकिन दो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम एनओआर के केस में करते हैं। अगर जब वो बिजनेस कैरिड एब्रोड कर रहा है फिर भी कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब अगर वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में हो या फिर इनिशियली सेटअप इन इंडिया हो। ये हो गया